हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, वंशागति के सिद्धांत। ये जो चैप्टर है ये 5 नंबर का चैप्टर है और इस चैप्टर के से हर साल मेजर प्रश्न आते हैं। मेजर भी आता है, माइनर भी आता है, तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और इसके जो बादवा चैप्टर है छठा, वंशागति के आणविक आधार, तो वो चैप्टर 6 नंबर का है। यानी ये पांचवा चैप्टर 5 नंबर का और छठा चैप्टर 6 नंबर का है। इसमें हम सबसे पहले वंशागति के सिद्धांतों में मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम मेंडल के नियमों के जो अपवाद हैं, या यूं कह सकते हैं कि मेंडलवाद के जो विचलन हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले एक नियम पढ़ा था, मेंडल का पहला नियम, जिसे हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इस प्रभाविता के नियम के अपवाद के रूप में अपूर्ण प्रभाविता का नियम पढ़ा, जिसमें कोई भी प्रभावी लक्षण जो होता है वह अप्रभावी लक्षण को पूरी तरह से अभिव्यक्त होने से रोक नहीं पाता है। यानी प्रभावी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाता है। तो ऐसा अगर होता है तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता का नियम, जिसके बारे में हमने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया था कि मीराबिलस जलापा या स्वान पुष्पक या एंटीराइनम के जो पादप होते हैं, उनमें लाल पुष्प वाले पौधों का क्रॉस जब सफेद पुष्प वाले पौधों के साथ कराते हैं तो F1 पीढ़ी के अंदर इसमें गुलाबी पुष्प वाले पादप पैदा होते हैं, जिनकी अगर हम संरचना देखें, जीनी संरचना, तो उसमें लाल रंग का कारक कैपिटल R भी है और सफेद रंग का कारक स्मॉल r भी है। लेकिन दोनों की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी लाल रंग पूरी तरह से सफेद को प्रकट होने से रोक नहीं पाता, तो लाल रंग की अभिव्यक्ति हो रही है, साथ में सफेद की हो रही है। तो ऐसी स्थिति में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पादपों की उत्पत्ति होती है। अब हम दूसरा सह प्रभाविता की बात कर रहे हैं। देखिए, सह प्रभाविता को कहते हैं कोडोमिनेंस। को मतलब साथ, डोमिनेंस मतलब प्रभाविता, प्रभावी। देखिए, जब किसी भी लक्षण के दोनों युग्म विकल्पी जो कारक होते हैं, ये कारक अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं और दोनों का मिश्रण जो है वो उत्पन्न होता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि प्रभावी कारक प्रभावी, यानी इसमें ना तो कोई प्रभावी होता है और ना ही कोई अप्रभावी होता है, दोनों ही अपनी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो इसे हम कहते हैं सह प्रभाविता का नियम, जिसके बारे में हमने आपको कल भी बताया था। देखिए, सह प्रभाविता की परिभाषा आप याद हो गई होगी कि सह प्रभाविता क्या है। तो एक बार इसे हम अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है विशेष रूप से। देखिए, इसमें आप सह प्रभाविता का मतलब जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्प, यानी लक्षण के युग्म विकल्प होते हैं, जैसे एक तो प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर के मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे सह प्रभाविता या कोडोमिनेंसी, यानी कोडोमिनेंस के नाम से इसको जाना जाता है। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी में दोनों जनकों की मध्यवर्ती जो संरचना है या मध्यवर्ती जो गुण है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़े कि इसमें
ये किस तरह से उदाहरणों के द्वारा इसे समझें, क्योंकि मेनली तो उदाहरण है, ये बात तो हम कल भी बता चुके थे। देखिए इसके उदाहरणों में जैसे कुछ मवेशी होते हैं, अगर हम प्राणियों की बात करें तो मवेशी जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि कुछ मवेशी तो ऐसे हैं जिनके त्वचा का रंग सफेद है, और दूसरे ऐसे मवेशी हैं जिनकी त्वचा का रंग काला है। अब ऐसे मवेशी यानी ऐसे पशुओं के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 पीढ़ी के अंदर देखा गया कि ऐसे पशु उत्पन्न हुए जिनके शरीर पर सफेद बाल भी थे और काले बाल भी थे, यानी दोनों उपस्थित थे। तो ये किसके कारण हुआ था? सह प्रभाविता के कारण हुआ था। यहां देखिए हमारे एनसीईआरटी के अंदर जिस उदाहरण को दिया गया है वो है मानव में रुधिर वर्ग की वंशागति। उदाहरण ले रहा हूं, ये पूछा जाता है आपसे उदाहरण, मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति, ठीक है, यानी माता पिता के अनुरूप बच्चों के अंदर भी रुधिर वर्ग की उत्पत्ति होती है। ऐसा जब कभी कोई बालक है और उसके माता पिता की पहचान करनी है कि भाई ये किसका हो सकता है, तो उसमें प्रारंभिक जांच के रूप में उनके माता पिता का ब्लड ग्रुप और उस बच्चे का ब्लड ग्रुप को मैच कराते हैं, और कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसके आधार पर यह पहचान हो जाती है कि भाई ये जो शिशु है वो इस दंपत्ति का है या इस दंपत्ति का नहीं है, पता चल जाता है। अब देखिए यहां मानव के अंदर रुधिर वर्गों की पहली बात तो आप देखिए मानव के अंदर रुधिर होता है, और ये रुधिर जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, और चौथा होता है ओ रुधिर वर्ग। यानी मानव में 4 प्रकार के रुधिर, मानव में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, या यूं कह सकते हैं मानव जो है वो 4 प्रकार के रुधिर वर्गों के होते हैं। एक तो होता है ए वर्ग, ब्लड ग्रुप ए, दूसरा होता है बी, तीसरा है ए बी, और चौथा होता है ओ वर्ग। ये बात आप जानते हैं। अब ए बी ये यानी ये जो रुधिर वर्ग है इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी पहचान होती है इनकी जो आरबीसी होती है उस आरबीसी की भित्ति पर प्रतिजन पाए जाते हैं। यानी एक सर कह सकते हैं कि इसमें पॉली जो सकरा होती है, यानी एक तरह से पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनकी उपस्थिति होती है। अब देखिए इसमें ये जो आरबीसी है लाल रुधिर कर्णिका, इसमें ए एंटीजन होता है, एंटीजन, एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। इसमें क्या होता है? बी प्रतिजन होता है, यानी बी एंटीजन होता है। और इसमें क्या होता है? ए व बी दोनों एंटीजन होते हैं, और इसमें कोई एंटीजन नहीं। तो सबसे पहले तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए, जो हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है
कि 4 प्रकार के रुधिर वर्ग जो होते हैं वो अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर एंटीजन यानी प्रतिजन जो है वो अलग अलग होते हैं। ए में ए एंटीजन होता है, बी में बी एंटीजन होता है, ए बी में दोनों होते हैं, ए और बी दोनों ही होते हैं, और ओ रुधिर वर्ग जो है उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो एंटीजन है ये किस प्रकार से उत्पन्न होता है, यानी कैसे किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, तो उसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है। तो देखें, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, 11वीं क्लास की बातें हैं ये तो। अब आता है कि ये जो रुधिर में उपस्थित आरबीसी पर एंटीजन की उत्पत्ति या एंटीजन का निर्माण कह सकते हैं, एंटीजन का निर्माण एक जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीन आई के द्वारा। अब ये आई जीन है, इस जीन के एलिल्स जो होते हैं वो हम सामान्य रूप से ये पढ़ चुके हैं कि मेंडल के द्वारा कि प्रत्येक जीन के या प्रत्येक लक्षण के 2 एलिल्स होते हैं, यानी 2 कारक होते हैं, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी। यहां 2 कारक ना होकर के 3 कारक होते हैं, यानी 2 तो देखिए इसमें एक तो होता है आई ए और दूसरा होता है आई बी, ये तो 2 विकल्प हैं, और इन दोनों का नहीं होना एज एक प्रकार से इसका अप्रभावी रूप ये होता है I0 या इसको। अब देखिए अगर मेंडल के नियमों के अनुसार अगर चलें तो इस अप्रभावी को हम स्मॉल आई से व्यक्त करेंगे, क्योंकि जब कोई भी प्रभावी कारक होता है तो उसको कैपिटल से व्यक्त करते हैं, तो उसका अप्रभावी जो है स्मॉल से करते हैं, तो आई का स्मॉल आई हो जाएगा, या फिर इसको क्या करें I0। तो यहां इस प्रतिजन के उत्पन्न करने वाले जीन आई के 2 के स्थान पर कितने विकल्प हैं? 3 हैं। तो एक तरह से इसे हम कह सकते हैं बहुयुग्म विकल्पी वंशागति, यानी 2 से ज्यादा युग्म उपस्थित होते हैं। अब यहां पर देखिए कि ये जो आई ए है, अगर इसकी उपस्थिति है तो इससे ए प्रतिजन तैयार होती है, ए प्रतिजन यानी एंटीजन का निर्माण। अगर ये आई बी है तो इससे बी प्रतिजन का निर्माण होता है, प्रतिजन का निर्माण होता है। अब इसमें इस आई ओ है या स्मॉल आई है तो प्रतिजन का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अप्रभावी है, अप्रभावी एलिल है, एलिल है। ठीक है, अब इनमें देखिए यहां एक ही प्रभावी होना चाहिए, लेकिन यहां दोनों ही प्रभावी हैं, आई ए भी प्रभावी है और आई बी भी है प्रभावी। अब अगर मान लीजिए यहां इस बात को यहां तक नोट कर लें आप कि
अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर IA और IA अगर रुधिर यानी जीनोटाइप है IA तो इसका रुधिर वर्ग कौन सा होगा? A वर्ग होगा, और वो भी कैसा होगा? समयुग्मजी A वर्ग होगा। और अगर IA और I0 या स्मॉल i कह सकते हैं इसको, यहां पर स्मॉल i रखने वाला ही, तो ऐसी स्थिति में यहां एक ही चीज रखें, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, तो इससे हम I0 रख देते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये A वर्ग होगा, क्योंकि यहां तो ये समयुग्मजी है, यहां पर ये क्या है? एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी है। यहां प्रभावता का नियम लग रहा है, यानी A के कारण A प्रतिजन उत्पन्न हो रहा है। अगर मान लीजिए IB है और IB है, तो रुधिर वर्ग जो है वो B वर्ग होगा, ये प्रभावी है, और यहां IB और I0 या स्मॉल i तो अभी क्या है? B वर्ग है। यहां पर प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये I0 या स्मॉल i जो है वो कैसा है? अप्रभावी है। तो प्रभावी की उपस्थिति में अप्रभावी प्रकट नहीं होता है। अब मान लीजिए यहां IA और IB है। अब मेंडल का प्रभावता का नियम यह कहता है कि दोनों में से एक ही कारक प्रकट होगा, लेकिन यहां दोनों ही कारक जो हैं, यानी IA के द्वारा A प्रतिजन का भी निर्माण हो रहा है और IB के द्वारा B प्रतिजन का भी निर्माण हो रहा है, यानी दोनों प्रतिजन की उत्पत्ति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यहां जो रुधिर का जो समूह है वो ना A होगा ना B होगा, बल्कि दोनों प्रतिजन की उपस्थिति के कारण यहां रुधिर का वर्ग होगा AB वर्ग, जिसमें दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं, AB वर्ग। ये यहां पर व्यक्त कर रहा है किसको? सह प्रभाविता को व्यक्त कर रहा है। और अगर मान लीजिए I0 और I0 है, या फिर इसको कहते हैं स्मॉल i है, तो O वर्ग होगा, क्योंकि ये तो अप्रभावी है, जो जब दोनों समयुग्मजी होते हैं तभी ये अपना प्रभाव पैदा करते हैं। तो इस तरह से देखिए यहां कि ये 1, 2, 3 और 4 ये फिनोटाइप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो A वर्ग, B वर्ग, AB वर्ग और O वर्ग। ठीक है, तो यहां से प्रभाविता जो है वो इसमें उत्पन्न हो रही है, दोनों एक साथ प्रकट हो रहे हैं। अब इसी में देखिए आपके यहां दे रखा है कि भाई अगर पिता कैसा है, मां कैसी है, तो बच्चे का रुधिर वर्ग किस प्रकार का होगा। तो इस बात को भी आप समझ लें। ठीक है, यहां तक ये चीजें आप समझ गए। देखिए इसमें आप देखिए कि ये जीनोटाइप है IA A और A, तो ये A वर्ग बनेगा, अभी हमने बताया IA और स्मॉल i, तो क्या बनेगा? रक्त समूह A बनेगा। ये बात अभी बता दी हमने। IB और IB, और यहां IB और स्मॉल i, तो अभी क्या बनेगा? B बनेगा। यहां IA और IB, तो क्या बन रहा है? AB बन रहा है, ये AB। और जब दोनों ही स्मॉल हैं, स्मॉल है, तो क्या बन रहा है? O बन रहा है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब AB रक्त समूह, देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं? सह प्रभाविता। तो आपको यही ध्यान रखना है, क्योंकि यहां हम ब्लड की वंशागति नहीं पढ़ रहे हैं, यहां ब्लड के सह प्रभाविता का उदाहरण पढ़ रहे हैं। जब हम ब्लड की वंशागति पढ़ेंगे तो उस समय तो ये सारी बातें चलेंगी, लेकिन यहां मुख्य रूप से क्या है? सह प्रभाविता को उदाहरण के रूप में आपको देना है। अब देखिए AB रक्त समूह वाले व्यक्ति में IA IB एलिल दोनों की ही अभिव्यक्ति होती है। अतः यह घटना क्या हो रही है? ये हो रही है सह प्रभाविता, यानी को डोमिनेंस।
अब देखिए, मानव जनसंख्या में रुधिर वर्ग के आनुवंशिकी के आधार पर बताने वाली एक तालिका है कि आप इसको देखें। इसको बड़ी करें, ये देखिए, अब देखिए, इनको हटा दें। अब हम इस बात को नीचे वाली को पढ़ रहे हैं, इसको समझे। देखिए, ये पूछा जाता है कि भाई अगर पिता किस तरह का है तो बच्चे के अंदर कौन सा रुधिर वर्ग होगा। देखिए, पहले जनक से प्राप्त एलील, अब पहले जनक से यानी मान लीजिए IA है, IA है, और दूसरे से भी IA प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में रुधिर वर्ग संतति में क्या होगा, IA होगा। और IA का मतलब है कि इसमें रुधिर वर्ग जो है वो क्या होगा, A वर्ग होगा, A वर्ग होगा। अब IA कब कब हो सकता है, देखिए ये कब हो सकता है, जब देखिए कि इसमें ये पिता और माता ऐसे मान लें अपन, तो पिता में अगर IA है और माता में भी IA है, तो दोनों से AA होगा, या पिता IA है और स्मॉल I है, यानी विषम युग्मजी है, ये इस तरह का है, या माता इस तरह की है और दोनों से हमको AA प्राप्त हो रहे हैं, तो बच्चे के अंदर 100% A रुधिर वर्ग ही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पिता में इस प्रकार का IA और माता से B प्राप्त हो रहा है, तो रुधिर वर्ग जो होगा वो AB होगा, A और B, AB रुधिर वर्ग होगा। अगर मान लीजिए IA है, पिता से प्राप्त हुआ है, ये स्मॉल I हुआ है, तो यहां A वर्ग होगा, क्योंकि यह प्रभाविता का नियम लग जाएगा, A वर्ग हो जाएगा। और मान लीजिए B, तो I यहां A है तो रुधिर वर्ग होगा AB, और मान लीजिए ये दोनों B हैं, तो यहां पर भी B हो जाएगा, यहां ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है, तो B हो जाएगा, और यहां स्मॉल यानी दोनों अप्रभावी है, तो O वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि यहां यह देखा जाता है कि माता पिता के अंदर रुधिर वर्ग कौन सा है, तो उनके अनुसार, क्योंकि मान लीजिए एक तो पिता A वर्ग का है, तो वो समयुग्मजी भी हो सकता है और विषमयुग्मजी भी हो सकता है। इसी प्रकार से माता भी समयुग्मजी है, विषम। अगर समयुग्मजी है तो इसका मतलब दोनों का मिक्स एक साथ बनेगा, एक ही जैसा बनेगा। तो इस तरह से ये वंशागति जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, अब मान लीजिए एक उदाहरण लें हम, कि एक बालक है और उसका रुधिर वर्ग है, बालक शिशु है और उसका रुधिर वर्ग है O वर्ग है। ठीक है, अब उसके माता पिता का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है, दो माता पिता हैं, दंपति हैं, वो दोनों ही कह रहे हैं कि ये पुत्र हमारा है, तो ऐसी स्थिति में हम कैसे निर्धारण करेंगे। तो एक दंपति जो है उसमें यानी एक प्रकार से पुरुष का जो है, पुरुष उसका IA और IA है, और स्त्री का जो है वो है IB और IB। अब इनका ये बच्चा हो नहीं सकता किसी भी, क्योंकि इनके सारे युग्मक A बनेंगे, इनके सारे B बनेंगे,
और ये दोनों क्रॉस करेंगे तो बालक में IA और IB यानी रुधिर वर्ग कौन सा होगा? AB वर्ग होगा, AB वर्ग। तो इनका ये बच्चा हो नहीं सकता है किसी भी कंडीशंस में, ठीक है। लेकिन दूसरी दंपत्ति ऐसी है जिसमें क्या हो रहा है, इस तरह का है। देखिए इसको हम चेंज करें कि इसमें पुरुष जो है उसका IA और स्मॉल आई, ये विषम युग्मज ही है। स्त्री जो है IV स्मॉल I है। तो ऐसी स्थिति में देखिए कि इसमें दो तरह के युग्मक बनेंगे, IA और स्मॉल I। इसमें भी दो प्रकार के बनेंगे, IB और स्मॉल I। तो अब मान लीजिए ये दोनों अगर क्रॉस कर लेते हैं तो स्मॉल I यानी ये बालक O वर्ग का होगा। तो इनमें O वर्ग में क्या होता है? स्मॉल I। तो ये इस दंपत्ति का तो ये बालक हो सकता है, लेकिन पहले वाली दंपत्ति का ये बालक नहीं हो सकता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम इन रुधिर वर्गों की वंशागति के आधार पर निर्धारण कर लेते हैं कि इसके सही माता पिता कौन से हैं। लेकिन जब मान लीजिए दोनों ही दंपत्ति इस प्रकार के हैं कि दोनों के ही उस ब्लड ग्रुप का शिशु जन्म ले सकता है, तो उस स्थिति में फिर हम DNA फिंगरप्रिंट्स वगैरह और दूसरी जो विधियां हैं उनका उपयोग करते हैं उस बालक के वास्तविक जनकों के पहचान करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हो गया आपका सह प्रभाविता का पूरा टॉपिक। अब हम इसके बाद कुछ और चीजें बच रही हैं इस चैप्टर में, काफी कुछ चीजें हैं अभी। इसके अलावा हम टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से टेस्ट क्रॉस, फिर उसके बाद यहां द्विसंकर संकरण प्रयोग का जो स्वतंत्र अभ्युन का जो नियम है उसके अपवाद के रूप में सहलग्नता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस, ठीक है, परीक्षणार्थ संकरण एवं संकर पूर्व संकरण प्रयोग। तो आप घर बैठे अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो हमसे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके।